तो वी विल कंटिन्यू विथ मोर ऑन साउंड। हमने कल साउंड चैप्टर स्टार्ट किया था, लेकिन साउंड चैप्टर बेसिकली साउंड इज वेव, तो हमने कल सिर्फ वेव के ही बेसिक्स देखे थे। So if you remember, yesterday we have seen some important and basic definitions related to wave. For example, what is amplitude? Maximum displacement of the particle through which the wave propagates from its equilibrium position is known as amplitude. Wavelength. Wavelength is the distance between two particles which are in same phase. उसके बाद time period. The time taken by the particle of the medium to perform one oscillation is known as time period. उसके बाद frequency. The number of oscillations performed by the particle of the medium through which the wave is propagating per unit time is known as frequency. या फिर the number of waves passing through a point of the medium through which the wave is propagating per unit time is frequency. या फिर it is the reciprocal of time period. उसके बाद हमने देखा था velocity. Velocity is nothing but the distance traveled by a wave per unit time. So velocity is distance upon time. Distance का wavelength, one wavelength मतलब lambda, और one wavelength distance ये wave कितने टाइम में ट्रेवल करता है, टाइम पीरियड में, तो लैम्डा बाई कैपिटल टी। तो v इक्वल टू लैम्डा बाई कैपिटल टी, v इक्वल टू एन लैम्डा। और एक हाथ कोई डेफिनेशन होगा बेसिक्स में भी, समथिंग एल्स वी हैव सीन, बट टुडे वी should start with one more and most important definition related to a wave, phase and phase difference. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बताया वेव ऑप्टिक्स जो हमको 12th में देखना है। अगर आपको ये समझ में आया तो 12th का वेव ऑप्टिक्स विल बी वेरी इजी फॉर यू। अगर आपको ये समझ में आया तो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में वापस से आपको इंटरफेरेंस आएगा, तो पूरा का पूरा समझ में आएगा अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है तो। अभी ये फेज और फेज डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेज। फेज मतलब इट इज स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। अभी स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मतलब क्या? फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अ स्ट्रिंग। हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट पे हमने एक स्ट्रिंग को बांध दिया, तो एक एंड, वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज टाइड टू अ रिजिड सपोर्ट, एंड देन दूसरे एंड से आप वाइब्रेशंस को या फिर डिस्टर्बेंस को प्रोपोगेट कर रहे हो, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर बनेगा। और ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनेगा? क्योंकि ये वेव है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट एंड ट्रफ बनता है, पता है ना? ट्रांसवर्स वेव में यू हैव अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ। गुड। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेज? तो फेज समझने के लिए एक काम करते हैं, इस वेव पे कुछ पॉइंट्स कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, लेट अस टेक वन पॉइंट हियर, लेट अस टेक वन पॉइंट ओवर हियर। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हम लोग इमेजिन कर लेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेज। ओके, गुड, गुड इनफ। तो फॉर एग्जांपल मैं काम करता हूँ, इसको बोलता हूँ ए पॉइंट, इसको बोलते हैं बी, देन आई कॉल दिस एज लेट अस से सी, दिस एज डी, इसको बोलता हूँ मैं ई, फॉर एग्जांपल एफ, जी। कुछ रैंडम पॉइंट ले रहा हूं मैं, आई एम जस्ट टेकिंग सम रैंडम पॉइंट्स, एच सफिशिएंट। So what do you think is the difference between A and E? A और E इन दोनों में क्या डिफरेंस है? What is the difference? दोनों अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है बेसिकली, और एट द सेम टाइम दोनों अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है। अब दोनों एक साथ नीचे जाएंगे, करेक्ट? तो डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का सेम है, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सेम है, तो डिफरेंस क्या है फिर? पोजीशन। पोजीशन तो हम विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम ही मेजर करते हैं ना, तो दोनों का पोजीशन तो सेम ही हो गया कि नहीं? बोथ आर एट द सेम पोजीशन, दैट इज एम्पलीट्यूड। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस?
व्हाट इज अ वेव? डिस्टर्बेंस। वेरी गुड। तुमने डिस्टर्बेंस कहाँ से प्रोपोगेट किया? लेफ्ट साइड से, ए से। मतलब डिस्टर्बेंस सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? ए पे। तो हुआ क्या, सबसे पहले ए पे पहुंचा, ए ने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया, तब ई पे डिस्टर्बेंस पहुंचा है। राइट, करेक्ट। अब अगर मैं और एक पॉइंट लेता हूं यहाँ पे, लेट अस से सम पॉइंट आई। तो अगर आप ए, ई और आई को कंपेयर करोगे तो तीनों के तीनों का एम्पलीट्यूड सेम है। गुड। तीनों सेम पोजीशन पे तो है, तीनों का वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सेम है, क्योंकि अभी तीनों के तीनों कहाँ जाएंगे? नीचे। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम, डिस्प्लेसमेंट इज सेम, व्हाट इज नॉट सेम? नंबर ऑफ ऑसिलेशन। क्योंकि डिस्टर्बेंस पहले जहां पहुंचता है वो पार्टिकल ऑसिलेशन जल्दी स्टार्ट करता है। तो डिस्टर्बेंस तुमने कहां से प्रोपोगेट किया था? लेफ्ट से। तो ए के ऑसिलेशन कंपेयर टू ई एक ज्यादा है, ई का ऑसिलेशन कंपेयर टू आई एक ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका पहला ही ऑसिलेशन है तो इसने ऑलरेडी 2 कंप्लीट कर लिए, इसने ऑलरेडी 3 कंप्लीट कर लिए। करेक्ट, क्योंकि सिंपल लॉजिक था, हमने वेव को कहां से प्रोपोगेट किया? लेफ्ट से। मतलब डिस्टरबेंस पहले कहां पे आया? ए पे। तो ए पहले से ही ऑसिलेशन स्टार्ट कर चुका था, जब ई पे वेव पहुंचा तब तक इसका एक चक्कर खत्म हो गया था। राइट। और जैसे जैसे वेव आगे जा रहा है, तो जब वेव आए पे पहुंचा, आए का पहला ऑसिलेशन, इसके 2 हो गए और इसके 3 हो गए। करेक्ट, राइट। तो हमारे पास जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है, इस मीडियम यहाँ पे कौन है? रस्सी, स्ट्रिंग। हर एक पार्टिकल ऑफ द मीडियम, इट इज इन सम डिफरेंट स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। उस स्टेट ऑफ ऑसिलेशन को क्या बोलते हो? फेज। तो व्हाट इज फेज? फेज इज स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। और ये जो फेज है क्या डिस्क्राइब करता है? फेज डिस्क्राइब्स, तो फेज गिव्स यू 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इट डिस्क्राइब्स, नंबर 1, मैंने अभी बताया, नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ए और सी को कंपेयर करूं, तो ए का डिस्प्लेसमेंट है टुवर्ड्स पॉजिटिव और सी का नेगेटिव। तो मैं इसको कुछ बोल सकता हूँ, लेट अस से एम्पलीट्यूड को मैं ए बोल देता हूँ, प्लस ए, तो ये क्या होगा? माइनस है। तो फेस गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्प्लेसमेंट। नंबर 2, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसे पता लगेगा? बहुत सिंपल है। आपने एम्पलीट्यूड मतलब क्या डिफाइन किया था? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो पार्टिकल ए है वो कहाँ पे है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अब कहाँ जाएगा? वो नीचे जाएगा। और जो सी है वो कहाँ पे है? नेगेटिव मैक्सिमम है, वो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे तो क्या हो रहा है, एक पार्टिकल नीचे आ रहा है, एक पार्टिकल ऊपर आ रहा है। तो आपको फेज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का भी इंफॉर्मेशन देता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और एग्जांपल अगर आपको देखना है तो एक काम करो, इसको और इस पॉइंट को कंपेयर करके देखो। लेट अस कंपेयर डी एंड एफ। दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, यस, करेक्ट। तो व्हाट इज नॉट सेम? ऑसिलेशन नंबर भी सेम है दोनों का। अब बोलोगे ऑसिलेशन नंबर सेम कैसे आ गया? एक वेव पे अगर 2 पॉइंट्स हो तो दे आर इन द सेम नंबर ऑफ ऑसिलेशन। वेरी गुड। तो फिर डिफरेंट क्या है इसमें? डी पार्टिकल कहाँ जाएगा? ऊपर, और ई कहाँ आएगा? नीचे। तो हमको फेज क्या बताता है? हमको फेज बताता है व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। नंबर 3, इट ऑल्सो टेल्स यू नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो एग्जैक्टली कौन सा पार्टिकल कितने नंबर का ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है ये भी आपको फेज बताता है। मैं बताऊंगा कैसे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो रिमेंबर व्हाट इज फेज? फेज इज नथिंग बट स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। फेज इज नथिंग बट स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। State of oscillation describes 3 important things: displacement, direction of velocity and number of oscillation. ये सेम कॉन्सेप्ट 12th में आपको ऑसिलेटरी मोशन चैप्टर में लगने वाला है, तो यू नीड टू नो दिस वेरी प्रॉपरली।
और अगर ये नहीं पता तो फिर आगे का कॉन्सेप्ट भूल जाओ, आगे आपको वेव्स तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा अनलेस यू नो दिस बेसिक थिंग्स। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब नॉर्मली फेज जो होता है हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल और उसको बोलते हैं फेज एंगल। तो नॉर्मली फेज इज गिवन इन टर्म्स ऑफ एंगल। नॉर्मली फेज is described in terms of angle, and is known as phase angle, अब ये फेज एंगल अच्छे समझ लो तो फेज डिफरेंस भी समझेगा। फॉर एग्जांपल इस मीडियम पे हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो मैं फिलहाल टेम्पररीली मैं एक ही पार्टिकल को इमेजिन करता हूं। तो ये आपके पास मीडियम था जिसमें से वेव प्रोपोगेट होगा। इस मीडियम पे मैंने कोई भी एक पार्टिकल ले लिया, लेट अस टेक एनी वन ऑफ द पार्टिकल, कोई भी एक पार्टिकल लेता हूं, लेट अस टेक दिस पार्टिकल। तो जब पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है, तो यहाँ पे पार्टिकल था जो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, अभी डिस्टर्बेंस उस पर पहुंचा नहीं है, अब पहुंचेगा। तो जब तक इस पे डिस्टर्बेंस नहीं पहुंचा तब तक ये कहाँ था, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। इक्विलिब्रियम पोजीशन को मैं नाम दे देता हूँ ओ, इसको मैं नाम दे देता हूँ लेट अस से बी, इसको बोल देता हूं मैं सी। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मतलब पोजीशन ओ पे जब पार्टिकल हो तब उसका फेज होता है 0 डिग्री। तो व्हेन द पार्टिकल इज एट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, अभी तक वेव वहां पे रीच नहीं हुआ, वेव पहुंचा ही नहीं है, तो व्हाट इज फेज एंगल, 0। जब वेव आएगा मतलब डिस्टर्बेंस आएगा तो ये पार्टिकल क्या करवाएगा, ऑसिलेट, वाइब्रेट। तो पार्टिकल मीन से कहाँ गया, राइट एक्सट्रीम। राइट एक्सट्रीम मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो जब पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे हो पॉजिटिव साइड पे, तो तुम फेज को बोलते हो कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब कितना रेडियन होता है, हाउ मच रेडियंस, 5/2। करेक्ट। सिंपल एग्जाम्पल, लेट अस से आई एम पार्टिकल विच विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन। मैं सेंटर में खड़ा हूँ, what is my position in terms of angle, 0। if I go to positive extreme, 90। तो 0 से पॉजिटिव एक्सट्रीम कितना है, 90। पॉजिटिव एक्सट्रीम से वापस मीन पे आया तो कितना है, 0 नहीं है, 90 + 90 है, 180। what is angle from mean position to positive extreme, मीन पोजीशन से पार्टिकल पॉजिटिव साइड पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे गया तो कितना एंगल है, 90। वापस से मीन पे आ गया तो कितना एंगल है, कितना है, 180 कि 0, 180, 0। तो ये आ जाता है आपके पास 180। गुड, करेक्ट। अभी तक एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ नहीं है, आधा ही हुआ है। वो ओ से स्टार्ट हुआ था, बी पे गया, वापस ओ पे आया, हाफ ऑसिलेशन। अब कहाँ जाएगा, सी पे। तो और कितना एंगल कवर करेगा, 90। तो व्हाट इज 180 + 90, 270। वापस कहाँ गया, वेरी गुड। अब हो गया कितना, 360। अब ये हो गया उसका एक राउंड खत्म, मतलब 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक पहला ही ऑसिलेशन चल रहा है। गुड, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, सिर्फ हम लोग पार्टिकल की बात करेंगे। तो फेज एंगल, रिमेंबर फेज एंगल ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 360। अगर आप रेडियंस में बात करोगे तो 0 से 2π। तो ये 0 डिग्री है, ये π/2 रेडियन है, ये पाई रेडियन है, ये 3π/2 रेडियन है, और ये कितना है, 2π। तो जब तक मैंने इसके लिए बोला कि आपको फेज क्या क्या बताता है, फेज आपको बताता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अगर कोई भी पार्टिकल का फेज एंगल आपको सपोज फॉर एग्जांपल बोल दिया पाई रेडियन, तो कौन सा नंबर ऑफ ऑसिलेशन,
1, ऑसिलेशन नंबर 1। और सिर्फ इतना नहीं, वो आपको ये भी बताएगा कि पार्टिकल एग्जैक्टली है कहाँ पे। 0 डिग्री बोला तो मीन पे है, पहला ऑसिलेशन अभी स्टार्ट होगा, हुआ नहीं है। 90 बोला मतलब π/2, तो पार्टिकल इज इन इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन बट टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। इफ आई से पॉजिटिव साइड, रिमेंबर मतलब π/2 होना, तो पार्टिकल कहाँ पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है। अब कहाँ जाएगा, नीचे। तो π/2 आपको ये भी बताता है कि वेयर विल द पार्टिकल गो नाउ, इट विल गो डाउन। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी मिल गया। व्हाट अबाउट 180 डिग्री या पाई रेडियंस, द पार्टिकल इज स्टिल इन इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन, कहाँ पे, मीन पे, लेकिन अब कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, टुवर्ड्स नेगेटिव साइड। अगर 270 या 3π/2 बोला तो पार्टिकल कहाँ है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे है। ऑक्सीजन नंबर क्या है, 1, कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स मीन। नाउ इफ आई से 360 मतलब 2π, तो पार्टिकल इज बैक टू इट्स मीन पोजीशन। नाउ इट विल स्टार्ट इट्स सेकंड ऑसिलेशन। ओके, फिर वापस से अगर यहाँ गया वो, तो 360 + 90 मतलब कितना, 450। पोजीशन क्या हो गया, बी, करेक्ट। तो 2π + π/2 करोगे, कितना होता है, कितना होता है, 5π/2। तो यहाँ पे आपका पहला ऑसिलेशन खत्म हुआ था, इसके आगे सेकंड ऑसिलेशन स्टार्ट हो गया। ना एंगल ऐड कैसे हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एंगल का डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं, ये हम लोग नोट क्या करते हैं, हम लोग नोटेशन दे देते हैं। हम लोग बोलते हैं मीन पे है तो 0 है, पार्टिकल अगर मीन पे है तो 0 है। एक्सट्रीम तक गया, एक्सट्रीम तक गया, तो उस केस में उसको कितना एंगल कवर किया, 90। अब आप इमेजिन क्या कर रहे हो कि पहले तो वो पॉजिटिव साइड पे जा रहा था, अब वो नेगेटिव साइड पे आ रहा है, तो एंगल क्या होना चाहिए, माइनस। तो माइनस नहीं होता है, उसके लिए आपको 12 तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा। राइट, मैं बता देता हूँ, बट डू नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ इट। मैं बताता हूँ कि ऐड क्यों हो रहा है, बट जस्ट टेक इट, क्योंकि वो 12 का कॉन्सेप्ट है, बिकॉज यू आर गेटिंग कंफ्यूज, तो बता देता हूँ मैं ऐड क्यों हुआ एंगल। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली ये जो ऑसिलेटरी मोशन है ना, ये हम लोग इमेजिन करते हैं एज अ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। यू रिमेंबर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन, डू यू रिमेंबर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन, शैडो। अब अगर मेरे पास एक पार्टिकल है जो सर्कल पे घूमने वाला है, तो मतलब ये पार्टिकल क्या परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन। ओके, गुड। लेट अस से पार्टिकल ने अपना मोशन यहां से स्टार्ट कर दिया, एज। तुम उसको कहीं से भी स्टार्ट करवा सकते हो, इफ यू वांट यू कैन मेक इट स्टार्ट फ्रॉम हियर आल्सो, इट्स अप टू यू, है आपके ऊपर है। सिर्फ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यू नीड टू जस्ट टेक केयर ऑफ दैट। तो चलो हम लोग वहां से स्टार्ट करवा लेते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज स्ट्रिक्टली अप टू यू, यहां से करना यहां से करो, क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं। इसका प्रोजेक्शन, जब पार्टिकल ए पे था, जब पार्टिकल ए पे था, तो उसका प्रोजेक्शन मतलब उसका शैडो, उसका शैडो, मैं शैडो को ब्लू कलर से दिखाता हूँ, वो आ गया यहाँ पे। वेल बाय द वे, व्हाट इज द एंगल ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, 0। वेरी गुड, करेक्ट। इसी इसी को मैंने यहाँ पे ओ पॉइंट बोला है, तो पॉइंट क्या है, ओ, बराबर। जैसे ये पार्टिकल आगे जाएगा, इसका शैडो शैडो भी मूव होगा। ये पार्टिकल और आगे गया, इसका शैडो भी आगे मूव हुआ। ये पार्टिकल जब यहाँ पे आया, तो इसका शैडो भी वहां पे गया। इस पॉइंट को हमने क्या बोला है, बी, बराबर। तो बी तक आते आते इफ यू सी, एंगल कितना कवर हो गया, 90। वेरी गुड, तो दैट इज वाई बी मतलब 90 डिग्री मतलब π/2। गुड। अब जैसे ही ये पार्टिकल और आगे जाएगा अपने मोशन में, तो फॉर एग्जाम्पल ये आ गया यहाँ पे, इमेजिन, तो इसका शैडो वापस यहाँ आ गया। अब सिर्फ आप शैडो दूसरे साइड से देख रहे हो, लुकिंग फ्रॉम द अदर साइड। फिर वैसे ही ये पार्टिकल यहाँ पे आया, शैडो वापस कहाँ आ गया, सेंटर पे। एंगल कितना बन गया, 180। 0 करस्पॉन्ड्स टू, O करस्पॉन्ड्स टू 180।
Okay, correct. Then when it comes over here, the projection is again over here. This point we have called as point C. कितना एंगल हो गया? 90 plus 90 plus 90, 270, 3 pi by 2. ओके, तो ये एक्चुअली जो तुम ऑसिलेटरी मोशन देखते हो, it is actually nothing but projection of circular motion on a diameter. So that is why angles क्या हो रहे हैं? ऐड हो. गुड. तो कोई बात नहीं, 12th में वापस आएगा ही. तो फिलहाल तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है. क्लियर है तक? तो if the particle is at mean position and angle is zero, what is the number of oscillation? 1. What is displacement? 0. What will be the direction of velocity? Upwards. If angle is pi by 2, number of oscillation 1. सही है. डिस्प्लेसमेंट प्लस ए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहां जाएगा? नीचे. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज डाउनवर्ड्स. इफ द एंगल इज पाई, अगेन एट मीन, ऑक्सीजन नंबर 1, वेयर इट विल गो? डाउनवर्ड्स. व्हाट अबाउट 2 पाई? एक राउंड कंप्लीट हो गया. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 0, क्योंकि वापस से कहां गया? मीन पे. ऑसिलेशन नंबर अभी सेकंड स्टार्ट होगा, पहला खत्म हुआ है, राइट? व्हाट अबाउट 5 पाई बाय 2? अटक गए ना? ओके, वापस से इस टेबल पे आ जाओ. O टू B, B टू O, C देन O, एक चक्कर खत्म. वापस B पे गया, 450 मतलब 5 पाई बाय 2. फिर वापस से O पे आ गया, 450, हाँ 540, ये होता है 3 पाई. करेक्ट. उसके बाद वापस C पे गया, 540 प्लस 90, 630, ये आ जाएगा 7 पाई बाई 2. फिर वापस कहाँ गया? O पे. कितना हो गया? 720, मतलब कितना? 4 पाई. दूसरा चक्कर खत्म, 2 ऑसिलेशन खत्म. तो 0 से 2 पाई में कौन सा ऑसिलेशन था? 0 to 2 पाई में कौन सा ऑसिलेशन था? फर्स्ट. 2 पाई से 4 पाई में कौन सा था? सेकेंड. 4 पाई से 6 पाई में क्या होगा? थर्ड. वेरी गुड. 6 पाई to 8 पाई में क्या होगा? फोर्थ. तो दिस इज हाउ फ्रॉम फेज एंगल यू कैन इवन टेल व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन. मैं एग्जांपल के लिए सिर्फ देख रहा हूं कि इफ यू रिमेंबर और यू अंडरस्टैंड, मेरे को सिर्फ इतना बता दो. 11 पाई बाय 2, नॉट 5. 11 पाई बाय 2 बताओ. 11 बाय 2 इज 5.5. तो 5.5 पाई मतलब कहाँ आएगा? यहाँ पे. थर्ड ऑसिलेशन. करेक्ट. व्हाट इज द पोजीशन? लेफ्ट एक्सट्रीम, नीचे की तरफ है. कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा. क्लियर? पक्का? श्योर? 100%? अब अगर तुम वापस से वेव को इमेजिन करो, तो अब मुझे तुम बताओगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन E एंड I. सबसे पहले वेव पहुंचा था A पे, बाद में गया E पे, बाद में गया I पे. तो A जब तीसरा ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया है तो E के 2 ही हुए हैं और I का एक सिंगल हुआ है, राइट? तो टेल मी व्हाट इज द फेज एंगल ऑफ A, E एंड I. I is at its right extreme in the first oscillation, पाई बाई 2, क्योंकि उसका पहला ही ऑसिलेशन था और वो अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है. करेक्ट. और E जो है वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है लेकिन दूसरे ऑसिलेशन में है. तो पाई बाई 2 प्लस 2 पाई कितना आएगा? कितना? 5 पाई बाई 2. और इसमें और 2 पाई ऐड करोगे, 7 पाई बाई 2. बराबर? सही है? गलत है? गलत. 2 पाई ऐड करोगे, 2 पाई. व्हाट इज 5 पाई बाई 2 प्लस 2 पाई? 9 पाई बाई 3. सही है? पक्का? श्योर? श्योर? गुड. तो मैंने आपको बताया था वेवलेंथ कैसे डिफाइन करते हैं. तो कैसे डिफाइन करते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन
टू सक्सेसिव पार्टिकल्स और पॉइंट विच आर इन सेम फेज। अब देखो सेम फेज किसको बोलते हो? सेम फेज उन दो पार्टिकल्स को बोला जाता है जिनका पोजीशन सेम हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट सेम हो, और उनका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी सेम हो, लेकिन उनके ऑसिलेशन नंबर में एक का डिफरेंस हो, उसको बोलते हो पॉइंट्स इन सेम फेज। तो बताओ कौन से पॉइंट सेम फेज में है? ए एंड ई, क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, दोनों का डायरेक्शन वेलोसिटी भी सेम है, लेकिन ऑसिलेशन नंबर में एक का डिफरेंस है। तो टू पॉइंट्स आर सेड टू बी इन सेम फेज इफ दे हैव सेम डिस्प्लेसमेंट, इफ दे हैव सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, but the difference in the number of oscillation is 1. So A and E are in same phase, E and I are also in same phase. So the distance between either AE or EI is called as one wavelength. Similarly, CG is called as one wavelength. आगे समझ में? करेक्ट। तो फेज और फेज डिफरेंस कैसे निकालते समझ में आ गया? पक्का? श्योर श्योर। ओके, वेरी गुड। तो जस्ट अ क्विक क्रॉस चेक, ए और सी में फेज डिफरेंस कितना है? 180 डिग्री, मतलब पाई। ओके। ए और ई में कितना है? 2 पाई, 362 पाई। सी और ई में कितना फेज डिफरेंस है? 180 पाई। सी और जी में 2 पाई। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लेट अस से ये पॉइंट एक्स पॉइंट है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए एंड एक्स? 90, मतलब पाई बाई 2। गुड। So this is all that you need to know about what is phase and phase difference. Clear यहाँ तक? पक्का पक्का? Sure? ये आपको आगे 12th में और वापस इंजीनियरिंग में लगने वाला है, जो इंजीनियरिंग करोगे उनके लिए। Now let us go ahead to next topic. तो अब तक हमने वेव से रिलेटेड 6-7 बेसिक डेफिनेशंस देखे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फेज एंड फेज डिफरेंस। और अगर आपको याद होगा तो कल हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था व्हाट इज वेव। वेव इज अ डिस्टर्बेंस। जब वेव एक मीडियम से पास होता है तो ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम स्टार्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेशन। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि सारे के सारे पार्टिकल परफॉर्म ऑसिलेशन विद सेम पीरियड, सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी। फिर हमने देखा था मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल एंड मैटर वेव्स। मैकेनिकल वेव क्या होता है? मैकेनिकल वेव इज अ वेव विच रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। तो अगर हमारे पास एक मैकेनिकल वेव है विच इज प्रोपोगेटिंग थ्रू सम मीडियम, अब फॉर एग्जाम्पल जब मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो तो ये भी मैकेनिकल वेव है, बट दिस इज लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, क्योंकि साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। वो हम आज और डिटेल में देखेंगे। और ये जो स्ट्रिंग मैंने ड्रॉ किया था ये भी मैकेनिकल वेव है, लेकिन ये कौन सा है? ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव। हम आज दोनों देखने वाले हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, बोथ इन डिटेल्स। लेकिन पहले हमको ये पता होना चाहिए जब एक मैकेनिकल वेव एक मीडियम से पास होता है तो उस मीडियम के कुछ प्रॉपर्टीज होने चाहिए, किसी में से भी पास नहीं हो सकता हो। तो यू शुड नो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम थ्रू व्हिच मैकेनिकल वेव passes. Properties of medium required for the propagation of mechanical wave. For the propagation of mechanical wave. नंबर 1, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक रिजिड सपोर्ट था, उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग है, यहां तक स्ट्रिंग है, फिर गैप है, फिर स्ट्रिंग है। तो अगर मैंने इस एंड पे मैकेनिकल वेव को प्रोपोगेट किया तो वो आगे जाएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बीच में मीडियम नहीं है, मतलब इसको बोलते हैं नॉन कंटिन्यूअस मीडियम। क्या बोलते हैं उसको? नॉन कंटिन्यूअस मीडियम। तो मैकेनिकल वेव के प्रोपोगेशन के लिए पहला कंडीशन है दैट द मीडियम शुड बी कंटिन्यूअस। अगर आपको और एग्जांपल लेना है, फॉर एग्जांपल इमेजिन इमेजिन चलो अभी चंद्रयान की बात बहुत रिसेंटली चल रही थी, तो इमेजिन कि हमने चांद को एक कॉलोनी बना लिया, कुछ लोग वहां रहने चले गए, वहां पे आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर भी बना लिया। एटमॉस्फेयर मतलब एयर बेसिकली।
मैंने यहाँ से जोर से चिल्लाया, वहां तक आवाज जाएगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर और मून के एटमॉस्फेयर में एम्प्टी स्पेस है, जिसको तुम बोलते हो वैक्यूम। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि साउंड वेव भी मैकेनिकल है। तो अगर साउंड वेव को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपोगेट करवाना है तो बीच में कंटिन्यूअसली क्या होना चाहिए? मीडियम होना चाहिए। तो दैट इज द बेसिक आइडिया। हाँ, तो वो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था, तो बोला कि अच्छा चांद पे भी कॉलोनी बन गया हमारा। अभी तक तो नहीं, फ्यूचर में क्या पता नहीं। तो एनीवेज, तो पहला प्रॉपर्टी था दैट द मीडियम शुड बी कंटिन्यूअस। उसके साथ और एक चीज भी हम बोलते हैं दैट द मीडियम शुड बी इलास्टिक इन नेचर। अब इलास्टिक इन नेचर, तो चैप्टर नंबर 6, 11 का चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जिसका एक दूसरा नाम है इलास्टिसिटी, उसमें आप सीखोगे। मैं अभी आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, आप डिटेल में वापस सीखोगे। तो पहले समझ लो इलास्टिसिटी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक मटेरियल है, जैसे कि एक रबर 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 इरेजर, जो भी आप बोलो उसको, ओके। तो सपोज मेरे पास एक मीडियम है, एंड यू नो एनी मीडियम विल हैव एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इसको हम बोलेंगे पार्टिकल्स। व्हाट हैपेंस अगर मैं इस मटेरियल को दोनों साइड से स्ट्रेच कर दूं? क्या होगा? क्या होगा? इलोंगेशन होगा। वेरी गुड। इसका मतलब पार्टिकल और पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। ये एक्सटर्नल फोर्स के दो तीन नाम है। एक तो एक्सटर्नल फोर्स है क्योंकि बाहर से लगाया, इसको आप डिफॉर्मिंग फोर्स भी बोलते हो। डिफॉर्मिंग, डिफॉर्मिंग, फॉर्मिंग मतलब बनाना और डिफॉर्मिंग मतलब बिगाड़ना। तो हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस पे, इसने क्या किया? शेप को या साइज को क्या कर दिया? चेंज। तो इसको क्या बोलते हो? डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है वो डिफॉर्मिंग फोर्स है, उससे क्या हुआ? पार्टिकल्स का डिस्टेंस बढ़ गया। अब जब पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ता है तो इंटरनली और एक चीज होती है। व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दे स्टार्ट डेवलपिंग इंटरनल अट्रैक्टिव फोर्सेस। मतलब जब मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे तो वो इंटरनली एक अट्रैक्टिव फोर्स भी डेवलप कर लेते हैं। तो ये फोर्स कौन सा हो गया? इंटरनल। कौन सा ये? इंटरनल। अब ये इंटरनल फोर्स करता क्या है? जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया तो इंटरनल फोर्स क्या करेगा? वापस से उस मटेरियल को अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज पे वापस लाएगा। करेक्ट? मतलब वो क्या करेगा? मटेरियल के शेप को वापस से क्या करेगा? रीस्टोर करेगा। पता है ना रीस्टोर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीस्टोर? टेकिंग इट बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। तुम लाइब्रेरी से बुक उठा के लाए, मैंने बोला रिस्टोर करो, तो क्या करोगे? जाके वहां रख दोगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीस्टोरिंग इन दिस केस? ब्रिंगिंग द बॉडी बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। ये फोर्स इंटरनल था, और इस फोर्स ने क्या किया? शेप को क्या किया? रिस्टोर किया। तो इस फोर्स को क्या बोलोगे? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलोगे इसको? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स आर अपोजिट टू ईच अदर। डायरेक्शन में अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम है। तो दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ तक क्लियर? तो जिस मटेरियल में ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है उसको तुम बोलते हो इलास्टिक मटेरियल। क्या बोलते हो उसको? इलास्टिक मटेरियल। करेक्ट? तो मैकेनिकल वेव को अगर एक मीडियम से प्रोपोगेट करवाना है तो वो इलास्टिक मटेरियल होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? सिंपल सा लॉजिक है। मैंने अगर एक रस्सी पे एक वेव को प्रोपोगेट कर दिया, और तुम कर सकते हो, ये घर पे जाके कर सकते हो। रस्सी हर किसके घर में होता है, होता ही है। एक एंड बांधो, दूसरा एंड अपने हाथ में रखो, उसको जर्क दो, वेव बनेगा? बनेगा। और अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा? ऑल द पार्टिकल्स विल कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। बराबर? इक्विलिब्रियम। कि ऐसा हुआ, कि ऐसा हुआ ये रस्सी गया उधर ही अटक गया, ऐसा हुआ? ऐसा होता है? नहीं होता है ना। इसका मतलब इस स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स है।
मतलब ये मटेरियल कौन सा है, इलास्टिक इन नेचर है और अच्छा है, इलास्टिक है, क्योंकि साउंड वेव आल्सो प्रोपोगेट्स थ्रू एयर, तो एयर आल्सो पोजेसेस इलास्टिसिटी। नहीं तो हम लोग बोलते हैं, हम लोग बोल रहे हैं एक वर्ड सुनाई आया दूसरा पहुंचा ही नहीं, क्योंकि कंप्रेशन की जगह पे कंप्रेशन ही रह गया, आगे बढ़ा ही नहीं। तो यू शुड रिमेंबर सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट द मीडियम शुड बी इलास्टिक इन नेचर। तो मैं दोनों को कंबाइन करके लिख दूंगा, द मीडियम, मीडियम क्या होना चाहिए था, मस्ट बी कंटिन्यूअस, मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड इलास्टिक इन नेचर। अब बहुत छोटी सी बात लग रही है तुमको, लेकिन जब हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाएंगे तब ये इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट वहां पे वापस आएगा, तो वहां पे भी लगने वाला है, वो देखेंगे हम लोग, विल सी दैट लेटर। देन नंबर 2, यू नो व्हाट डज अ वेव डू। ठंड के दिन में तुम बाहर खड़े रहते हो धूप में, क्यों खड़े रहते हो, हीट, हीट कहाँ जनरेट हुआ था, सन में, और कहाँ आया, अर्थ पे, कौन लाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है, तो वेव इज नथिंग बट अ ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर एनर्जी, सिंपल भाषा में। तो सेकेंड प्रॉपर्टी ये है दैट द वेव मस्ट बी कैपेबल ऑफ, द मीडियम मस्ट बी कैपेबल ऑफ, the medium must be capable of storing energy, of storing energy and transferring it, and transferring it from one point to another, from one point to another in the form of wave, of course. For example, जब मैं बोल रहा हूँ तो my throat is generating vibration, that is basically my throat is basically giving what, energy to the medium. What is the medium, air, and those vibration मतलब that energy is reaching your eardrums. तो energy एक point से दूसरे point पे गया through this medium. Next, what do you think? अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, हमने एक रस्सी लिया, उसको एक जर्क दिया और थोड़ी देर के बाद हमने देखा तो ये वेव वापस से गायब हो गया, क्यों। और एक एग्जांपल, तुम झूले पे बैठते हो, स्विंग पे, एक हाइट पे जाते हो, खुद को रिलीज कर लेते हो और स्लोली स्लोली क्या होता है, यू कम टू रेस्ट। अनदर एग्जांपल, पेंडुलम, अनलेस वो एक घड़ी के अंदर नहीं है, क्योंकि घड़ी के अंदर तुमने पेंडुलम लगाया तो उसको घड़ी से कम कंटिन्यू से क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। एक पेंडुलम लिया मैंने और उसको छोड़ दिया, क्या होगा, इट विल स्लोली कम टू रेस्ट। व्हाई, 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 थोड़ा जोर से बोलो, रेजिस्टेंस, यस, किसका रेजिस्टेंस, एयर, एयर फ्रिक्शन, वेरी गुड। तो कभी भी याद रखना कि अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस है तो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता है और उसको तुम बोलते हो डैम्ड मोशन। क्या बोलते हो, डैम्ड मोशन। तो उसमें क्या दिखेगा आपको, पहले एम्पलीट्यूड ज्यादा है, फिर कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, और वेव आखिरी में जाके डेड हो गया। गुड। तो आइडियली स्पीकिंग, जिस मीडियम से वेव को प्रोपोगेट होना है, मैकेनिकल वेव को प्रोपोगेट होना है, आइडियली बोल रहा हूं मैं, दैट शुड हैव निग्लिजिबल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर फ्रिक्शन हुआ तो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा। वो तो होता ही है वैसे, बट आइडियली स्पीकिंग निग्लिजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्पीकिंग एंड माई थ्रोट इज जनरेटिंग वाइब्रेशन, इट इज पासिंग टू यू थ्रू एयर। इस क्लासरूम में तो तुम सब सुन पाओगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कम है, लेकिन मे बी बाजू के घर वाला थोड़ा बहुत सुन पाए, उसके और आगे जाओगे तो नथिंग विल बी हर्ड, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, डैम्पिंग हो रहा है। डैम्पिंग होना मतलब एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, धीरे धीरे जीरो हो रहा है, और अच्छा है। नहीं तो तुम किसी काम में जाके बोलोगे पूरी दुनिया को सुनाई देगा, हाँ, तो दैट इज गुड, ओके। बट आइडियली स्पीकिंग, एनी मीडियम, मैकेनिकल वेव जिस मीडियम से पास होगा, दैट मीडियम
should have negligible friction. तो तीसरा पॉइंट है the medium must have negligible friction. It is important. negligible बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं जीरो. negligible friction. Just a minute. So medium must have negligible friction. That is, there should be no damping. Damping होना मतलब एम्पलीट्यूड कम होना, और डैम्पिंग नहीं होना मतलब एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ तक क्लियर? गुड. तो ये तीन प्रॉपर्टी होने चाहिए किसमें? मैकेनिकल वेव्स जिस मीडियम से पास होगा उसमें. तो ये प्रॉपर्टीज किसके है? मीडियम के है. किसके है? मीडियम के है. किसके है? मीडियम के. क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे प्रॉपर्टीज की बात करनी, फिर कंफ्यूजन होता है. फिर वो किसकी प्रॉपर्टी थी? अरे ये मीडियम की थी. अभी हम लोग देखेंगे प्रोग्रेसिव वेव मतलब क्या. और वापस अगेन ये सारा का सारा आपका 12th का बेस बन रहा है. अनलेस यू नो दिस बेसिक कॉन्सेप्ट, 12th का कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको वेव्स का. प्रोग्रेसिव वेव, एनी गेस व्हाट कैन बी अ प्रोग्रेसिव वेव? What can be a progressive wave? For example, हम बोलते हैं ना, we are a progressing society, we are progressive. What do you understand by progressive? आगे बढ़ना. Very good. So what will be the meaning of progressive wave? A wave which continuously travels in a given direction in a given medium is known as progressive wave. आपके टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन मिसिंग है, नोट्स में मैं डालने वाला हूँ ये, क्योंकि बाद में समझ में नहीं आता व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव. तो अ वेव which travels continuously in a given direction in a given medium is known as progressive wave. Good. अब अगेन देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स. तो पहले वो प्रॉपर्टीज देख लेंगे, फिर टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव देखना है हमको. प्रॉपर्टीज मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स. तो प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स. पिछले टॉपिक में हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम थ्रू विच मैकेनिकल वेव पासेस. यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स. तो व्हाट डू यू थिंक? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. कल ही जब हमने पहला ही 2-3 लाइंस लिखे थे, इफ यू रिमेम्बर, व्हेनेवर अ वेव और डिस्टर्बेंस पासेस थ्रू अ मीडियम, सारे के सारे पार्टिकल क्या करते हैं? वाइब्रेशंस. तो वो पहला प्रॉपर्टी है. all the particles of the medium perform vibration with same amplitude and same frequency and of course same period same है तो वैसे भी सब same होगा, right? Good. So when a progressive wave passes through a medium, all the particles of the medium through which progressive wave is passing, वो assumption है, अब मैं लिखने नहीं वाला हूँ. all the particles of the medium perform, क्या परफॉर्म करते हैं? परफॉर्म vibrations with what? with same period and same amplitude. मैंने सेम फ्रीक्वेंसी लिखा नहीं. क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. याद है ना, पीरियड 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी. तो पीरियड सेम होना मतलब क्या सेम होना? फ्रीक्वेंसी. तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1. प्रॉपर्टी नंबर 2, चलो ठीक है, वापस आ जाते हैं इस पे. पहले तो ये बताओ, इज दिस अ प्रोग्रेसिव वेव? यस, बिकॉज इट इज कंटिन्यूअसली ट्रैवलिंग. सारे के सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं? वाइब्रेशंस परफॉर्म कर रहे हैं विद सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम पीरियड. तो क्या चेंज क्या है? डिफरेंस क्या है? किसी भी दो पार्टिकल में क्या डिफरेंस है? स्टेट ऑफ ऑसिलेशन. क्यों? क्योंकि अगर मैं ए और बी की बात करता हूं तो दोनों का ऑसिलेशन नंबर तो 1 है.
लेकिन दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, राइट। अगर मैं बी और डी की बात करता हूँ तो दोनों का ऑसिलेशन नंबर सेम है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो सकता है, लेकिन क्या सेम नहीं होगा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो किसी भी दो पार्टिकल में क्या सेम नहीं होगा? स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। तो सेकेंड प्रॉपर्टी इज स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, state of oscillation changes from particle to particle, changes from particle to particle। देखो ऐसा हो सकता है कि एक पार्टिकल और उसका नेक्स्ट नेबर पार्टिकल, maybe they have same number of oscillation, maybe they have same direction of velocity, but they will not have same displacement। Maybe you have two particles which have same displacement, which have same direction of velocity, but they will not have same number of oscillation। तो जब प्रोग्रेसिव वेव किसी भी मीडियम से पास होता है, सारे के सारे पार्टिकल्स वाइब्रेशन परफॉर्म करते हैं विद सेम पीरियड, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, बट व्हाट इज नॉट सेम इज स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। तो तीनों में से, मतलब डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और नंबर ऑफ ऑसिलेशन, इन तीनों में से कम एक चीज सेम नहीं होगी, कम से कम एक। ऐसा मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक मैं एक वेव की बात करूं तो ये जो एक वेव है इसमें एक चीज तो कॉमन है। क्या कॉमन है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन। सारे के सारे पार्टिकल दे आर इन द सेम नंबर ऑफ ऑसिलेशन, बट दे मे नॉट हैव सेम डिस्प्लेसमेंट, दे मे नॉट हैव सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यहाँ तक क्लियर? अब प्रोग्रेसिव वेव होते हैं दो टाइप के। तो प्रोग्रेसिव वेव्स are of two types। पहला ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव्स, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव्स। तो कैन यू डिफाइन व्हाट इज ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव? बताओ। मैंने कल बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का लिटरल मीनिंग होता है परपेंडिकुलर। तो गेस। The particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of propagation। For example, अगर direction of propagation x-axis है तो particles they are vibrating along y-axis और along z-axis। तो transverse progressive wave define कैसे करोगे? A wave in which the particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation। And that is why I keep on saying आपको ना फिजिक्स पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। नंबर वन एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। तो कभी कभी कुछ वर्ड आते हैं सर इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट, कैसा भी इम्पोर्टेंट है, अनलेस यू नो बेसिक्स तो तुम इसका मैथमेटिकल फॉर्म बना नहीं पाओगे। दूसरा, रटना बंद करो। द डे यू स्टॉप रटाफिकेशन, दैट इज नॉट प्रॉपर वर्ड वैसे बाय द वे, रटना अगर बंद करोगे, सिर्फ समझ लोगे तो अपने आप लिखते आएगा। तो ट्रांसवर्स वेव क्या था बताओ? वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, डिफाइन करो अ वेव इन विच, ऑफ कोर्स प्रोग्रेसिव वेव, ये प्रोग्रेसिव वेव है। अ प्रोग्रेसिव वेव इन विच, अ प्रोग्रेसिव वेव in which particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation, is known as transverse progressive wave, is known as transverse progressive wave। अब आपको ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव के प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए। पहला प्रॉपर्टी, पहला डेफिनेशन ही होता है, तो आपको पता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट, तो मैं वो स्किप कर दूंगा। A wave in which the particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to direction of propagation, वो आपको पता है। नंबर 2, look at the diagram and tell me what else you can say about transverse wave। जब ट्रांसवर्स वेव एक मीडियम से पास होता है
तो क्या बनता है, अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ. So when a transverse wave passes through a medium, the medium gets divided into alternate crest and trough. What is crest? How will you define crest? It is the point of maximum positive displacement. What is trough? It is the point of maximum negative displacement. So when a transverse wave passes through a medium, it gets divided. The medium gets divided, मतलब it gets divided into alternate crest and trough. अब क्रेस्ट और ट्रफ में डिफाइन नहीं करूंगा, यू नो मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट इज क्रेस्ट एंड मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट इज ट्रफ. व्हाट एल्स यू कैन से फ्रॉम दिस डायग्राम? प्रॉपर्टीज ही बताने ना, तो तुम देखो, बताओ क्या प्रॉपर्टी है. वेवलेंथ कैसे डिफाइन करोगे? वेवलेंथ द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन two points which are in same phase. Okay, so you can say the distance measured along the wave क्योंकि वेव कहाँ जा रहा है, x डायरेक्शन में. तुमने वेवलेंथ कौन सी डायरेक्शन में मेजर किया, x में, कि y में किया, x में. तो the distance measured along the wave, along the propagation of wave, मतलब along the wave between two successive या consecutive points which are in same phase, is defined as wavelength. आगे what next you can think? बहुत कुछ है बताने के लिए, एक डायग्राम से बहुत कुछ है. सोचो, थिंक. मैंने अभी बोला था वेव क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे. तो कैसे करता है, कौन लेके जाता है, क्रेस्ट एंड ट्रफ. तो क्रेस्ट एंड ट्रफ दे बेसिकली एडवांस मतलब वो आगे बढ़ते हैं और क्या लेके जाते हैं, एनर्जी को. सो क्रेस्ट एंड ट्रफ एडवांस थ्रू द मीडियम, क्रेस्ट एंड ट्रफ एडवांस एक ही बात है, एडवांसेस थ्रू अ मीडियम एंड कैरी एनर्जी, मतलब ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. देन व्हाट एल्स? बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे अभी जो मेरे को याद आ रहा है मैं वो बता दूंगा, है 8-9 पॉइंट्स से आ रहा हूँ. चलो ठीक है, वट एवर इट इज वी विल जस्ट डिस्कस. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जेडबलई के क्वेश्चन में समवेयर यू विल नीड दिस, या नीट के क्वेश्चन में. जब ट्रांसवर्स वेव किसी भी मीडियम से पास होता है तो मीडियम के अलग अलग पॉइंट्स पे प्रेशर और डेंसिटी चेंज होता है कि नहीं होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट. व्हाट डू यू थिंक? नहीं होता है. और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? होता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या बनता है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. सो व्हेन ट्रांसवर्स वेव एडवांस या फिर पासेस थ्रू अ मीडियम, there is no change in the pressure and density at any point of the medium. So when a transverse wave passes through a medium, और ये इंपॉर्टेंट है. why important I am telling you? क्योंकि अगर प्रेशर चेंज नहीं हुआ तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा. तो आगे आप गैस लॉ में सीखोगे.
प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ गया तो टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब किसी पॉइंट पे जहाँ पे कंप्रेशंस है वहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो वहाँ पे टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। दैट यू विल लर्न लेटर ऑन। बट ट्रांसफर वेव में क्योंकि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। तो व्हेन अ ट्रांसफर वेव passes थ्रू अ मीडियम, there is there is no change, there is no change in pressure and density at any point, at any point. Then what else? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट रहा है हमसे। विच डिफरेंट फेजेस ऑफ मैटर यू नो? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, एट लीस्ट एट नॉर्मल कंडीशंस, क्योंकि प्लाज्मा तो वेरी हाई टेम्परेचर पे होता है और बोस आइंस्टाइन तो फिर वो लैब में ही बनता है। तो क्वेश्चन ये है कि ट्रांसवर्स वेव हर मीडियम से पास होगा क्या? विल इट पास थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस? यस, सॉलिड से तो पास होता है। कैसे पता लगा? ये रस्सी का लिक्विड था क्या? ये रस्सी नहीं, सॉलिड का पास हुआ। यस। व्हाट अबाउट लिक्विड्स? यस और नो? सरफेस पे होता है। याद है हमने स्टार्ट ही वहां से किया था। अगर मैंने एक स्टिल वाटर सरफेस पे एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया तो क्या बनता है? रिपल। और रिपल्स क्या थे? ट्रांसवर्स वेव थे। तो ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स एंड द सरफेस ऑफ लिक्विड्स, बट they cannot travel through gases and inside the liquid. इसका मतलब जो भी इनसाइड द लिक्विड हम लोग बात कर रहे थे कल, टाइटैनिक क्यों डूबा, वो डिटेक्शन कैसे होता है, तो वो कौन से वे होने चाहिए फिर? लॉन्गिट्यूडनल। सो transverse waves can pass through solids and on the surface of liquids, and on the surface of liquids, but they cannot pass through gases and लिक्विड्स। और दैट इज वन मोर रीजन कि जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल है, क्योंकि साउंड वेव आई एम स्पीकिंग एंड यू आर हियरिंग, तो इट इज पासिंग थ्रू गैस, एयर इज गैस। अगर साउंड ट्रांसफर होता तो फिर अगेन तुम सुन नहीं पाते क्योंकि इट डज नॉट पास थ्रू एयर और गैस। ओके, अब बाकी के जो पॉइंट्स है दे आर बेसिकली नॉट रेलेवेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सिर्फ एक चीज जो तुमको पता होना चाहिए, पोलराइजेशन। अभी पोलराइजेशन मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। अब पोलराइजेशन का मतलब समझने के लिए तुमको पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल लेना पड़ेगा। गर्मी के दिन में, गर्मी से बेटर आयल से सनी डे, जैसे आज थोड़ा सनी डे है, तो हमको अगर सनलाइट का इंटेंसिटी कम करना है तो हम लोग सन ग्लासेस पहनते हैं, तो हमको इंटेंसिटी कम दिखता है। वाई? वो जो मटेरियल होता है उसको बोलते हो क्वार्ट्ज। और जो ब्लैक कलर का मटेरियल होता है सनग्लासेस में, दैट इज नॉट लेंस। ये लेंस है, ट्रांसपेरेंट इज लेंस, दिस इज नॉट क्वार्ट्ज। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन। अब पहले तो पोलराइजेशन क्या है वो अच्छे से समझ लो, क्योंकि 12th में वापस लगने वाला है आपको ये। मैंने आपको कल बताया था, मैंने आपको पहले भी बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब क्या, याद है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग electric and magnetic fields which are mutually perpendicular to each other and also to the direction of propagation. तो ये जो मैंने बताया है ये एक सिंगल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सिंगल। इसमें अगर आप नोटिस कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन
और इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब तुम पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट सीखोगे तो हम लोग नॉर्मली सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बात करते हैं, वी डोंट टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बेसिक फिजिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए एप्लीकेबल है वही मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए एप्लीकेबल है। तो तुम या तो मैग्नेटिक फील्ड्स की बात कर लो या तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, दोनों एक साथ लोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो while talking polarization we talk only about electric fields, only about electric fields। ये कितने वेव है? सिंगल वेव। तो ये जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन दिखा रहा हूं ये सिंगल वेव का दिखा रहा हूं, बराबर? पक्का? जब सनलाइट मतलब सन से जो लाइट निकलता है उसमें क्या सिंगल वेव होता है क्या? सिंगल वेव होता है वो? नहीं, बिलियंस ऑफ वेव्स कमिंग टुगेदर, बिलियंस, नॉट इवन मिलियंस, उससे भी ज्यादा। तो जरूरी नहीं है ना कि अगर एक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन एक प्लेन में है तो दूसरे का भी सेम प्लेन में होना चाहिए। हो सकता है दूसरे का दूसरे प्लेन में है, हो सकता है किसी और वेव का किसी और प्लेन में है, हो सकता है किसी और वेव का और प्लेन में है। ऐसा स्टार जैसा सिंबल बन गया ना, इसको हम लोग बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं इसको? अनपोलराइज्ड लाइट, इन शॉर्ट यूपीएल। तो व्हेन द वाइब्रेशंस of electric field are in all possible directions, then the wave is said to be unpolarized light. When the vibrations of electric field vectors are in all possible directions or all possible planes, then the light is said to be unpolarized light. Somehow, by some method, बहुत सारे methods है, उसमें से एक मेथड है गॉगल पहनना, मतलब क्वार्ट्ज क्रिस्टल। 2 मिनट बाकी है हमारे, बाद में पानी पी लेना, नॉट एन इशू। ओके, तो यहाँ ध्यान दो। तो अगर हम सम हाउ बाय सम मेथड, 3 से 4 मेथड है, एक डबल रिफ्रैक्शन है, एक सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन है। तो जो हम लोग गॉगल पहनते हैं उसको सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन मतलब वो जो गॉगल होता है, गॉगल का जो मटेरियल होता है क्वार्ट्ज, वो सिर्फ एक ही वाइब्रेशन को पास होने देता है। एक मतलब एक प्लेन की वाइब्रेशन, एक ही मतलब एक सिंगल वेव नहीं। इसका और बेस्ट एग्जांपल समझने तो समझाता हूँ, लेकिन पहले समझ लो, पहले वाइब्रेशंस हर प्लेन में थे, एक मटेरियल से पास होने के बाद वाइब्रेशन सिंगल प्लेन में है, इसको बोलते हो पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं इसको? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो यहाँ इंटेंसिटी ज्यादा था, यहाँ इंटेंसिटी कम है, सिंपल, करेक्ट, राइट। अभी इसको मैकेनिकल वेव के टर्म्स में कैसे इमेजिन करना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं। सपोज मेरे पास एक रस्सी था, एक एंड दीवार पे बांध दिया, एक मेरे हाथ में, और मैं उसको हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा हूं, तो वाइब्रेशंस विल बी इन ऑल प्लेन्स, करेक्ट, राइट। और दीवार से और मेरे हाथ के बीच में एक छोटा सा विंडो रख दिया, क्या होगा? क्या होगा? सिर्फ वही वाइब्रेशंस पास होंगे जो इस विंडो को पैरेलल है, बराबर, करेक्ट। The vibrations which are parallel to this small opening or window, only those will pass, बाकी क्या होंगे? ब्लॉक हो जाएंगे। इसलिए मैंने बोला सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो ट्रांसवर्स वेव को तुम पोलराइज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस और नो? यस, डेफिनेटली यू कैन पोलराइज ट्रांसवर्स वेव। तो पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट सिर्फ ट्रांसवर्स वेव के लिए है, लॉन्गिट्यूडनल के लिए नहीं लगा सकते आप। और वो लॉन्गिट्यूडनल के लिए क्यों नहीं लग सकता वो मैं आपको बताऊंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो पॉइंट नंबर 6, ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड। ट्रांसवर्स वेव्स चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, मतलब नॉन मैकेनिकल हो, या फिर मैकेनिकल हो, कैन बी पोलराइज्ड। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन? What is the meaning of, how will you define what is polarization? Restricting the vibrations of wave to a single plane is known as polarization. Good. तो बाकी का हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, नॉट नेक्स्ट लेसन, अगले क्लास में।